नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में फिर से आप सभी यूपीएससी के रिगार्डिंग हम फिलोसॉफी को एनालाइज कर रहे थे, सिलेबस को पढ़ रहे थे। हमने हालांकि इंडियन फिलोसफी शुरू कर दी थी, बट आप ही लोगों का क्वेरी था कि सर एक बार थोड़ा सा सिलेबस को हम एनालाइज कर लें, क्या कि सिलेबस किस तरीके से आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को देखना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं सिलेबस के अंदर। हम इंडियन पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी भी हम पढ़ चुके हैं, सोशल पॉलिटिकल भी हम पढ़ चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, जिसको मैं कहता हूँ। इजी भी है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ एक दो बातें हैं जो हमें करनी है इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, ये पेपर सेकंड के अंदर पार्ट 2 के रूप में देखा जाता है। ऊपर सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी पहले आता है, फिर रिलीजियस फिलॉसफी आता है। हालांकि यह कोई नियम कायदे वाली बात नहीं है, बट पेपर सेकंड के अंदर ये दोनों पार्ट्स हैं, सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलॉसफी। पूरे सिलेबस को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसमें इंडियन फिलॉसफी का जो हस्तक्षेप है वो बहुत कम है, वेस्टर्न फिलॉसफी का इंटरफेरेंस ज्यादा है। इंडियन फिलॉसफी के सर्टेन क्वेश्चंस हैं, फिक्स क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हाँ, इंडियन फिलॉसफी से ज्यादा घुमाव फिराव नहीं है। जैसे कि मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे हम आत्मा की जब हम बात करते हैं, सोल की, इमॉर्टलिटी, रीबर्थ एंड द लिबरेशन, यहाँ पर भी हम वेस्टर्न और इंडियन दोनों का ही रेफरेंस लेते हैं, बट इंडियन को हम थोड़ा सा तवज्जो यहाँ ज्यादा देते हैं। जब मैं बात करता हूँ आपका रिलीजन विदाउट गॉड, तो रिलीजन विदाउट गॉड के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन्स की हम बात करते हैं, उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये ज्यादा आते हैं। किसी ने मुझसे एक बार पूछा था, सर हमें सांख्य को इसमें हम पढ़ सकते हैं क्या? तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को यही कहा था, सांख्य इज नॉट अ रिलीजन, सांख्य इज जस्ट अ फिलॉसफी। वो दर्शन है, वो धर्म नहीं है। धर्म को समझना जरूरी है जब हम रिलीजन फिलॉसफी पढ़ते हैं। सबसे पहले फिलॉसफी एक अलग कंसेप्ट है, रिलीजन एक अलग कंसेप्ट है, स्पिरिचुअलिटी एक अलग कंसेप्ट है। सब में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। जब मैं कहता हूँ फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का जस्ट एंड जस्ट एंड जस्ट एक मीनिंग है, दुनिया को देखने का एक नजरिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक तरीका, एक स्टैंडर्ड, दैट्स इट। वो आस्तिक भी हो सकता है, वो नास्तिक भी हो सकता है, वो मूर्ति पूजा कर भी सकता है, वो मूर्ति पूजा नहीं भी कर सकता है, वो बहुत शांत भी हो सकता है, वो बहुत क्रूअलिटी वाला भी हो सकता है, वो बहुत प्यार करने वाला भी हो सकता है, वो बहुत नफरत करने वाला भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फिलोसॉफी, कुछ भी हो सकता है। उसका कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आप फिक्स कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि मैंने एक बार कहा था कि जैसे हम डेफिनेशन करते हैं फिलोसॉफी, बेसिकली जो मीनिंग हम करते हैं कि जो सच से प्यार करे, वो फिलोसफर। मैं इस डेफिनेशन से कभी एग्री नहीं हो पाया, मैं कभी सहमत नहीं हो पाया। इंडियन फिलोसफी को जब मैं देखता हूं तो वहां दर्शन शब्द का यूज किया गया। दर्शन, दर्शन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का, समझने का, परखने का एक तरीका। ये ज्यादा एक्यूरेट है। सच से प्रेम करना, इट मीन्स आपने बाइफ्रिकेट कर दिया कि संसार में सच और झूठ दो ऑब्जेक्ट होते हैं। आपने केवल ये सिद्ध नहीं किया कि सच ही सच है, नहीं, आपने कहा कि सच और झूठ दो ऑब्जेक्ट्स इस संसार में रहते हैं। जब आपने कहा सच से प्यार करने वाला, अदरवाइज आप ये कहते कि केवल सच से प्यार ही क्यों, आप इसको कुछ और कहते जो सच से प्यार करे। अच्छा, कई बार सच से आप नफरत भी कर सकते हैं। भगवत गीता के अंदर जब कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो वो सच था, लेकिन अर्जुन उससे कहीं सहमत नहीं हुआ, उसे उस सत्य से नफरत हो गई कि मैं मेरे रिश्तेदारों को मारूं तो मारूं क्यों, मुझे आप ये सिद्ध करके बताइए। तो हमेशा आप सत्य से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। फिलॉसफी आपको एक ही चीज समझाती है, दर्शन आपको एक ही चीज समझाता है, क्या कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
आइडल कुछ भी नहीं होता, आदर्श कुछ नहीं होता। ये सब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स हैं। तो सच से प्यार करें, ये अपने आप में दो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स आप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट सच, दूसरा प्यार। आपका सच मेरे लिए सच जरूरी नहीं है हो, आपका प्यार मेरे लिए जरूरी नहीं है प्यार ही हो। देन हाउ कैन यू से दैट सच से प्यार करने वाला। उसी तरीके से अगर मैं रिलीजन के ऊपर जाता हूं, धर्म के ऊपर जाता हूं, तो इंडियन फिलॉसफी धर्म को अलग तरीके से लेता है, वेस्टर्न फिलॉसफी को रिलीजन कहता है, उसका कंसेप्ट अलग है। इंडियन फिलॉसफी के अंदर धर्म की जो डेफिनेशन है, दिस इज मैं कहूं कि ज्यादा वो अटैच्ड है एथिक्स के साथ। वहां जो प्रैक्टिसेस की गई है वो सारी एथिकल प्रैक्टिसेस है। यहाँ धर्म का मतलब है जो एक दूसरे की मदद करता हो, धर्म का मतलब है जो एक दूसरे की सहायता करता हो, धर्म का मतलब है जो धारणशील हो, धर्म का मतलब है कि जिसकी प्रैक्टिस की जा सकती हो, धर्म का मतलब है कि जो आपको और ज्यादा ह्यूमन बनाता हो, धर्म का मतलब है जो आपके ह्यूमनिज्म को और ज्यादा एक्टिवेट कर देता हो। दिस इज कॉल्ड धर्म। यहाँ एथिकल एक्सपर्टीज ज्यादा थी। मैं बात कर रहा हूँ जो बेसिक धर्म की डेफिनेशन है उसकी, जो आज और आप और हम शायद देख रहे हैं वो डेफिनेशन नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बट हम रिलीजियस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं, जो कि कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड है, कहीं ज्यादा मैं कहूँ सुप्रीम है ओनली रिलीजन से। तो वहां पे धर्म का ये मतलब होता था। अब मैं बात करता हूँ रिलीजन विदाउट गॉड, तो ऑब्वियसली बात है इंडियन फिलॉसफी में जिस रिलीजन की बात कही गई है वहां पर गॉड जैसे किसी कंसेप्ट को मैंडेटरी नहीं कहा गया है, वहां गॉड मैंडेटरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वैदिक कल्चर भी पढ़ेंगे तो वेदों के अंदर भी गॉड के बारे में इतना ज्यादा नहीं डिटेलिंग में बताया गया है। वहां पर आपकी लाइफ, आपकी लाइफ स्टाइल की प्रैक्टिसेस, आपका और आपकी सोसाइटी का, आपका और आपके नेचर का लिंकअप कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, हम किस तरीके से, हाउ टू बी सर्वाइव, हम सर्वाइव किस तरीके से करेंगे, हमारा सर्वाइवल किस तरीके से होगा, हमारा लाइफ कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक आ गया फिर आगे कहाँ जाएगा, इस तरह की डिटेल्स वहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो वो सारा का सारा सेक्शन ज्ञान के ऊपर बेस्ड है, ज्ञान कांड के ऊपर बेस्ड है। धीरे धीरे कल्चर्स चेंज हुए, सिस्टम्स चेंज हुए और वहां पर कर्म कांड ज्यादा सुप्रीम हो गए और ज्ञान कांड थोड़े नीचे हो गए। वेदों के, वैदिक कल्चर जो है, वेदों के अंदर दो सेक्शंस अलग अलग निकलते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन एक्ट। जो नॉलेज पर बेस्ड है वो ज्ञान कांड कहलाता है और जो एक्ट्स पर बेस्ड है वो कर्म कांड कहलाता है। बेस्ड ऑन योर एक्शंस, बेस्ड ऑन योर एक्ट। कर्म कांड में पूजा पाठ हो गई, आपके नित्य नैमित्य कर्म हो गए, अनुष्ठान हो गए, यज्ञ हो गए, इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज हो गई। नॉलेज या फिर ज्ञान कांड के अंदर ओनली नॉलेज के ऊपर डिस्कशंस किया जाता है, ये फिलोसफिकल सेक्शन है, यहाँ केवल ज्ञान की बात कही जाती है। यहाँ पर कर्म कांड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुबह उठना, पूजा करना, पाठ करना, नहाना धोना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ज्ञान की चर्चा करना। स्टार्टिंग ऑफ वेदास जो है वो इस सेक्शन से होती है, लेकिन क्लाइमैक्स जो है वो यहाँ पर आकर हो जाता है कर्म कांड के ऊपर, जिसके बाद कहीं ना कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको आप गॉड कहते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने हमारा पूरा रिलीजन उस तरफ मॉडिफाई कर दिया। वेदों ने भगवान के अस्तित्व को खंडित नहीं किया, उसके वजूद को समाप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपसे ये कहा कि आप खुद इतने कैपेबल हैं कि आप खुद चाहें तो भगवान बन सकते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन हैं। इसी कंसेप्ट को अगर आप लाइबनिट्ज के कंसेप्ट से समझते हैं, मोनेडोलॉजी से समझते हैं, तो वहां पर भी उसने यही कहा, मोनेड्स के अंदर उसने यही कहा कि मोनेड्स को मैं बाइफर्केट कर रहा हूं, किसके अकॉर्डिंग, उसकी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग। मोनेड्स मीन्स जस्ट कॉन्शियस पार्टिकल, जस्ट चार्ज पार्टिकल्स। तो ह्यूमन के बाद सिर्फ और सिर्फ गॉड आता है, वहां पर ह्यूमन के बाद सिर्फ गॉड आता है। ह्यूमन से पहले पशु पक्षी आएंगे, उससे पहले पेड़ पौधे आएंगे, उससे पहले मिट्टी कंकर पत्थर आएंगे, ह्यूमन के बाद सिर्फ गॉड आता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इंसान केवल भगवान बनने के लिए पैदा हुआ है। इट मीन्स ये वैदिक कल्चर था, ये वेदों का ज्ञान कांड था।
तो यहां पर जब हम बात करते हैं रिलीजन विदाउट गॉड, तो यहां पर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ते हैं। बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप ये आंसर लिखते हैं तो आप इसको वैदिक कल्चर से भी कंपेयर कीजिएगा, फिर कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। इसके अलावा हम बात करूं कि इंडियन फिलॉसफी के अंदर और कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो हमेशा आते हैं। तो जिसको आप लिबर्टी कहते हैं, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। पिछले 10 साल क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, लगभग 8 या 9 बार ये क्वेश्चन सेम तरीके से रिपीट हुआ है। नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज, इसके अंदर इंडियन फिलॉसफी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम देखा जाता है, हालांकि आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज या इंडियन रिलीजियस लैंग्वेज में बहुत काम हुआ है, इंडियन व्याकरण के ऊपर बहुत काम हुआ है। आप मीमांसा को ले लीजिए, आप वेदांत को ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप लेना चाहें तो भर्तृहरि को ले सकते हैं, भर्तृहरि ने भी बहुत काम किया था इसके ऊपर। एपोहिज्म अगर आप पढ़ेंगे, अपोहावाद, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है इसके अंदर भी। रिलीजन एंड मोरालिटी के ऊपर आप बात करते हैं, तो रिलीजन एंड मोरालिटी ऑब्वियसली बात है, हम इंडियन फिलॉसफी से इसको भी लिंकअप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इस सिलेबस के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपसे वो डिटेल डिस्कशन करना चाहता था। रिलीजियस फिलॉसफी, यहां पर हम सबसे पहले कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यहां पर इंडियन का वेटेज कौन सा है और वेस्टर्न का वेटेज कौन सा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब भी आप इस सिलेबस को पढ़ें तो मेरा ये मानना है इस सिलेबस को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए। अगर ये 10 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं तो पहले ये 10 टॉपिक्स आप मान लीजिए आप इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए। कैसे? इसे आप अपने हिसाब से सिलेबस बनाइए। नोशंस ऑफ गॉड इन इंडियन फिलॉसफी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशन टू मैन एंड द वर्ल्ड, ये मैं इंडियन फिलॉसफी के लिए पढ़ रहा हूं। प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड देयर क्रिटिक्स, इंडियन फिलॉसफी। वैदिक से शुरू कीजिएगा और आप सबको चार वार को ले लीजिएगा, जिसने कटाक्ष भी किया है तो आप नेगेटिव के अंदर उसे लिख सकते हैं, और फिर आप आगे तक चले जाइएगा, वेदांत तक, चैतन्य महाप्रभु तक, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इविल, इसे भी आप पहले इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से पढ़िए। सोल की जब आप बात करेंगे तो इसे इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से पढ़ेंगे। रीजन, रेवोल्यूशन एंड फेथ, इंडियन फिलॉसफी। रिलीजियस एक्सपीरियंसेस इन इंडियन फिलॉसफी, नेचर एंड द ऑब्जेक्ट्स। रिलीजियस एक्सपीरियंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मन से कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हर एक इंसान का रिलीजियस एक्सपीरियंस अलग होता है, ना ही तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना ही उसकी डिटेलिंग की जा सकती है, ना ही उसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है। उसे केवल फील किया जा सकता है, उसको केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आपको बिलीव, फेथ रखना पड़ता है, आपको आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी एथिकल बनानी पड़ती है, लाइफ के अंदर थोड़ा ईश्वरीय जो जीवनचर्या है उसके जीवन का फॉलो करना पड़ता है। देन यू के इजीली एक्सपीरियंस द रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप मन से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चंस आते हैं। रिलीजन विदाउट गॉड इन इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन एंड मोरालिटी इन इंडियन फिलॉसफी, रिलीजियल प्लूरिज्म एंड द प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ इन इंडियन फिलॉसफी, एंड नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज इन इंडियन फिलॉसफी। सेम एज अब आप पढ़िए नोशंस ऑफ गॉड, एट्रीब्यूट्स, रिलेशन टू मैन एंड द वर्ल्ड इन वेस्टर्न फिलॉसफी, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड क्रिटिक वेस्टर्न फिलॉसफी, प्रॉब्लम ऑफ एविल इन वेस्टर्न फिलॉसफी। हालांकि प्रॉब्लम ऑफ ईविल का जो कंसेप्ट है वो वेस्टर्न का कंसेप्ट है, इंडियन का नहीं है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में ईविल जैसे कंसेप्ट को अलग से नहीं बनाया गया है, वेस्टर्न फिलॉसफी में इसको एक्सेप्ट किया गया है। वहां पर अशुभ को अलग से एक ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन हमने ऐसा नहीं माना है। हमने एक ही इंसान को, एक ही ईश्वर को सही और गलत के रूप में एक्सप्लेन करके एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। जब मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं तो मैंने एक को क्रिएटर बनाया, एक को सर्वाइवर बनाया और एक को डिस्ट्रॉयर बना दिया। मैंने अलग से किसी इविल को कल्पना ही नहीं की, क्योंकि मेरे हिसाब से आप ही क्रिएटर हैं, आप ही डिस्ट्रॉयर हैं। ये आप ही का नेचर है जो क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एक मिट्टी है जिस मिट्टी में ही पेड़ लगता है, और ये मिट्टी ही है जो पेड़ को मरने के बाद अपने अंदर समाहित भी कर लेती है। तो वो जो पैदा कर सकती है वो मार भी सकती है। तो हमने इविल के कंसेप्ट को अलग से नहीं बनाया, ये वेस्टर्न का कंसेप्ट है। जब आप सेंट ऑगस्टिन की बात करेंगे या फिर बाकी लोगों की बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इविल। सोल की जब हम बात करेंगे तो सोल इन वेस्टर्न फिलॉसफी, वहां पर थोड़ा कंसेप्ट अलग है, थोड़ा साइंटिफिक सोचते हैं वो लोग। रीजन, रिवोल्यूशन एंड द फेथ इन वेस्टर्न फिलॉसफी, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस इन वेस्टर्न फिलॉसफी, रिलीजन विदाउट गॉड इन वेस्टर्न फिलॉसफी। यहां पर जब आप रिलीजन विदाउट गॉड एंड मोरालिटी की बात करेंगे तो यहां पर आप एक दो कंसेप्ट्स हैं जिनको यूज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम कंसेप्ट देखे गए हैं जब गॉड को नहीं माना गया है।
बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जब खत्म हुए या जब अपना उनका अंत आया तो उन्होंने गॉड को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मना नहीं किया। अगर आप देखेंगे बर्कले जैसा आदमी भी, जिसने ईसिस्ट प्रसिपी का कंसेप्ट समझाया, एंड में आकर वो भी कहने लग गया कि जिसे मैं नहीं देख सकता उसे ईश्वर देख सकता है। अरे भैया, आप ईश्वर की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका आइडियोलॉजी नहीं है ईश्वर की बात करने वाला, बट उन्होंने उसको माना। अगर आप रेने डिकॉर्ड की बात करेंगे तो मैथमेटिशियन है, देखा जाए तो वो नहीं मानेंगे गॉड को, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी में गॉड को डाला। तो डिकॉर्ड भी मानता है, स्पिनोजा तो उसको एकदम अपने पीक पर लेकर चला गया। लिबनिज ने भी माना, लॉक ने भी माना, बर्कले ने भी माना, ह्यूम ने नहीं माना, कांट ने भी माना, हीगल ने भी माना। किसने नहीं माना आप देखिएगा। दूसरी बात, एक और चीज समझाता हूं आपको मैं। जब आप सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ें तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई नियम है या प्रिंसिपल है या सिद्धांत है, नहीं। आप कोशिश करें कि जो आपके वेस्टर्न और इंडियन का सिलेबस था, हम उस वेस्टर्न और इंडियन के सिलेबस के थिंकर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें, ना कि हम आउट ऑफ सिलेबस जाने का प्रयास करें। मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार बच्चे जब आते हैं वो डिस्कशन करते हैं कि सर ये 10 थिंकर तो मुझे याद है, 11वां थिंकर मैं अगर याद करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एग्री हूं आपकी बात से, हमें 11वें तक जाना भी नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि मैं जो अभी तक पढ़ के आया हूं, क्या मैं उसको यहां पर यूज कर सकता हूं क्या, दैट्स इट। तो आप उन्हीं को यहां यूज कीजिए। अगर मेरे सिलेबस में सुकरात नहीं है, सॉक्रेट्स नहीं है, तो भैया मैं सॉक्रेट्स का यूज क्यों करूंगा। अगर मेरे सिलेबस में वो है तो मैं यूज कर सकता था, लेकिन नहीं है तो नहीं है। एक दो फिलोसफर आपको लगते हैं, हो सकता है कि यार नाम बहुत सारा है उनका बुक्स में, उस कंसेप्ट से ज्यादा मैच वो होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके अलावा उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, वो तो पढ़ना पड़ेगा। बट ओवरऑल अलग से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करें अपने सिलेबस को समराइज करने की, जितना पढ़ा है उसी का यूज करने की। उसके बाद भी अगर आंसर नहीं बनता है तो फिर आप किसी और फिलोसफर को उठा के लाइए, दैट्स इट। उसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका रिलीजियस फिलॉसफी का सिलेबस है, इसको आप इस तरीके से पढ़िएगा। दूसरी बात मुझे आपसे और जो करनी थी, एक तो हम जो है सिलेबस तो ऑनलाइन चला ही रहे हैं हमारा, इसमें आप मुझे बताइएगा आंसर राइटिंग भी आपको सिखानी है क्या ऑनलाइन। तो आंसर राइटिंग के बैचेस भी हमारे शुरू होंगे 15 तारीख से, तो ये भी हमें करना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसकी भी हम क्लासेस ऑनलाइन कर देंगे। कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर इसे लाइव लाने की, यूपीएससी की क्लास भी मैं लाइव लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग इसमें मुझे एडवाइस दीजिएगा कि करें या ना करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।